लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर, उसके बाद फिर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज की भी बात करी थी, और वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन एंड लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन के बीच में हमने एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था और इनके बीच में रिलेशन भी बताया था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिक्विड लेंगे, उसका कुछ वेपर बनेगा, वो जो वेपर बनेगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, किसी पाइप से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के यहाँ पर इसको कंडेंस कर देंगे, लिक्विड बना देंगे। फिर इस लिक्विड को फिर वेपराइज करेंगे, फिर एक नया वेपर बनेगा। ये जैसे पहले क्या था कि मोल फ्रैक्शन था, पहले लिक्विड था तो XA XB था, मतलब XA XB था, YA YB था, ऊपर YA YB था। अब हम लोग जब इसको लेकर आएंगे तो इधर जो है X-A X-B बन जाएगा और ऊपर YA YB बन जाएगा। इस तरीके से चाहे तो आप और प्रोसेस बढ़ाते जा सकते हैं, लेकिन पहले प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। Calculation of mole fraction after condensation. Calculation of mole fraction after condensation. चलिए देखिए, अब जैसे हमारा ये लिक्विड है जिसमें A और B दोनों है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ A है एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B है। और यहाँ पे YA एंड YB, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ओरिजिनल है, यहाँ पर इसका P0A एंड P0B दो तरीके का इसका वेपर प्रेशर है। हमने क्या किया कि हमने इसको यहाँ से खोल दिया ताकि ये वेपर आगे बढ़े। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर भी। अब ये क्या है, फर्स्ट कंडेंसेट है। फर्स्ट कंडेंसेट है, मतलब पहला
कंडेंसेशन जो हुआ है वो है। अब यहाँ ये प्रोसेस एक्चुअली में डिस्टिलेशन के लिए किया जाता है, डिस्टिलेशन की प्रोसेस के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वो XA डैश एंड XB डैश है, और यहाँ पर YA डैश एंड YB डैश है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कि जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड कहाँ से आया है? तो ये लिक्विड आया है इस वेपर से। इसका मतलब है यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है वेपर पे, वही मोल फ्रैक्शन यहाँ पर है लिक्विड में। ठीक है, तो मतलब YA इज इक्वल टू क्या है? XA डैश एंड YB इज इक्वल टू क्या है? XB डैश। ठीक है, YA इज इक्वल टू XA डैश है और YB इज इक्वल टू XB डैश है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। YA क्या है? YA इज इक्वल टू है PA अपॉन P। तो YA इज इक्वल टू क्या है? P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A अपॉन P नॉट A AB हाँ, तो P नॉट B प्लस P नॉट A माइनस P नॉट B, और यहाँ हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये आ गया YA। उसी तरीके से YB इज इक्वल टू क्या हो गया? PB अपॉन P। YB इज इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B अपॉन P नॉट A प्लस P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ दोनों को एक ही तरह का लिखते हैं, दोनों को एक ही तरह का लिख लेते हैं। एक में A आ रहा है, एक में B आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और यहाँ पर भी P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B हो गया। ठीक है, यहाँ तक का हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, ऊपर वाली चीज़ों को मिटानी पड़ेगी। मामले को समझ लीजिए, ये लिक्विड है। ठीक है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको बना लेना चाहिए। मैं मिटा चुका हूँ, आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं जो अब आगे लिखने जा रहा हूँ आपको इस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसके आगे लिखने से पहले इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में बना हुआ रहना चाहिए, ताकि आप बार बार उस स्ट्रक्चर को देख सकें। अब क्या हो रहा है देखिए, YA डैश इज इक्वल टू क्या है? P नॉट A XA डैश अपॉन P नॉट A XA डैश प्लस P नॉट B XB डैश। ये क्या लिख सकते हैं इसको आप? P नॉट A YA अपॉन P नॉट A YA प्लस P नॉट B YB। क्यों? क्योंकि XA डैश YA के बराबर था और XB डैश YB के बराबर था। ठीक है, तो ये हमारा जो ये जो हमारा फॉर्मूला आया, यही क्या हुआ, इसी को बोला गया
कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन। तो आफ्टर कंडेंसेशन मोल फ्रैक्शन दो चीज़ें हैं। पहला एक्से डैश जो है वो लिक्विड का है, और लिक्विड कौन है, वाई ए। एक्स बी डैश लिक्विड का है फर्स्ट कंडेंसेट में, लेकिन वो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, वाई बी के बराबर है। ठीक है, अब आपको ये बोला जाए कि वाई ए ज़्यादा है कि वाई बी ज़्यादा है, वाई ए ज़्यादा है कि वाई बी ज़्यादा है। तो देखिए, जिसका वाइपर प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वोलाटाइल होगा। जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा उसका वाइपर ज़्यादा बनेगा। जिसका वाइपर ज़्यादा बनेगा उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर हम सपोज कर लें कि सपोज ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, सपोज ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, E is more volatile than B, तो P नॉट ए देन P नॉट ए हायर देन किसके होगा, P नॉट बी के। P नॉट ए हायर होगा किसके, P नॉट बी के। वाई ए हायर होगा किससे, वाई बी से। एक्स ए डैश हायर होगा एक्स डैश बी से। और अगर x डैश ए हायर है, x डैश ए हायर है प्लस P नॉट ए भी ज़्यादा है, तो y डैश ए भी एंड y डैश ए इज हायर देन y डैश बी, ये भी होगा। अगर केवल a ज़्यादा है तो अगर यही चीज़ b में कर दी गई कि b ज़्यादा है तो ये सब पलट जाएगा, b की तरफ चला जाएगा। जिसका वाइपर प्रेशर ज़्यादा उसका वाइपर ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसका वाइपर ज़्यादा बढ़ रहा है वो ज़्यादा वोलाटाइल है। जो ज़्यादा वोलाटाइल है वो वाइपर फॉर्म में ज़्यादा बनेगा, ओरिजिनल वाले में वाइपर फॉर्म में ज़्यादा बनेगा। जब जो वाइपर फॉर्म में ज़्यादा बनेगा कंडेंसेशन के बाद वही लिक्विड में भी ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन के बाद वही लिक्विड में भी ज़्यादा होगा। अब क्योंकि ए का वाइपर प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड फॉर्म में चाहे वो ओरिजिनल कंडीशन में हो चाहे फर्स्ट कंडेंसेट में हो, ए फिर ज़्यादा बनेगा। तो ए वाई ए फिर ज़्यादा बनेगा किससे, वाई बी से। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको बोल दें वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश, तो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश अपॉन पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डैश इंटू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डैश पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डैश। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर बहुत ढेर सारा मिक्सअप हो गया है। मिक्सअप नहीं हुआ है बच्चों, अभी कर जाएगा सब। पी नॉट ए से पी नॉट ए क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, ए से नहीं कैंसिल हुआ, ये बी है, ठीक है। तो अब ये वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश क्या आ गया, ये भी नहीं कैंसिल हुआ है, ये आ गया पी नॉट ए एक्स ए डैश अपॉन पी नॉट बी एक्स बी डैश इज इक्वल टू अब एक्स ए डैश किसके बराबर है, जैसे ये किसके बराबर है, ये तो पी ए डैश के बराबर है,
भाई ये तो पी ए डैश के बराबर है। भाई पी ए क्या होता है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश किसके बराबर होगा, पी ए डैश के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू वाई ए डैश, सॉरी वाई ए, और ये क्या हो जाएगा पी इंटू वाई बी, ये बना सकते हैं। या बोल सकते हैं वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश इज इक्वल टू वाई ए अपॉन वाई बी, यही रेशियो रहेगा, यही रेशियो रहेगा भाई, ठीक है। तो ये रेशियो या ध्यान रखिएगा कि ये रेशियो रहेगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये रेशियो आ जाता है। अब इस पे कोई क्वेश्चन हम आपको दें तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मिटाए इसको। इस पे कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सर इतना ढेर सारा लिख दिए कि हम कंफ्यूज्ड हो गए। लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो गए होंगे, लेकिन अगर आपने कॉपी पे लाइन से लिख रखा है, भाई मैंने मिटा मिटा के लिखा है तो जो मिट जा रहा है वो गायब हो जा रहा है, तो फिर नया आ जा रहा है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होना लाजमी है। लेकिन अगर आपकी कॉपी में लगातार लिखते हुए जा रहे हैं आप, तो कन्फ्यूजन मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन है, एन ए दिया है 2 मोल, एन बी दिया है 3 मोल, पी नॉट ए दिया है कितना 200 एंड पी नॉट बी दिया है 300, ठीक है। मिलीमीटर, एस जी या टोर, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं आप। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर, वेपर का क्या होता है यार इसके लिए, पीओ, वेपर इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। अच्छा दूसरा, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर इन फर्स्ट कंडेंसेट, फर्स्ट कंडेंसेट में, और ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये निकाल लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है, तो ये है 2/5, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है, तो ये है 3/5, भाई 2 + 3 5 होता है, तो 2, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। टोटल पी जो होगा वो क्या है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो कितना हो गया 200 2/5 300 3/5, ठीक है। डिवाइड किया कितना आया 40 80 हो गया, डिवाइड किया कितना आया 60 180 हो गया। दोनों को जोड़ दिया, 180 + 60 कितना हो गया 80, 260 हो गया, ठीक है। ये टोटल प्रेशर है, लेकिन ये टोटल प्रेशर कब है, किस में है, ओरिजिनल सॉल्यूशन में है, क्योंकि एक्स ए की बात कर रहे हैं। जब एक्स ए डैश की बात करेंगे तो फिर फर्स्ट कंडेंसेट की बात करेंगे। तो वाई ए क्या है, वाई ए है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन टोटल पी। पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यही है, कितना आ रहा है 80 अपॉन 260, और वाई बी कितना आ गया, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन पी,
और ये कितना हो गया 180 अपॉन 260, ठीक है। अच्छा यही क्या है, यही है एक्स ए डैश और यही है एक्स बी डैश। अब ये एक्स ए डैश एक्स बी डैश क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज इन फर्स्ट कंडेंसेट, पहले कंडेंसेट में लिक्विड फेज में, क्योंकि पहले ओरिजिनल का जो वाइपर है वो पहले का लिक्विड है, फिर जो पहले का लिक्विड है वो जो पहले का वाइपर है वो सेकंड कंडेंसेट का लिक्विड है, फिर जो सेकंड कंडेंसेट का वाइपर है वो थर्ड कंडेंसेट का लिक्विड है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाते हैं और यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसी से आप क्या करते हैं कि सेवरल टाइम पानी को वाइपराइज करके फिर कंडेंस, फिर वाइपराइज, फिर कंडेंस करके प्योर वाटर बनाते हैं। कभी कोका कोला या पेप्सी इन लोगों के प्लांट में आप जाएंगे तो इसी तरीके से आपको पानी बनता हुआ दिखेगा। आइए अब अपने पास क्या है, पी डैश, पी डैश ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन निकल रहा था। अब हम आगे सेकंड कंडीशन पर, सेकंड कंडीशन पर हमारे पास एक्स ए डैश कितना है 80 अपॉन 260 और एक्स बी डैश कितना है 180 अपॉन 260। ये सब हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, लेकिन पहले एक बार ये देख लें कि कहीं हमने यहाँ कैलकुलेशन तो नहीं मिस्टेक कर दी। ये हो गया 60 इंटू 3 कितना हो गया 180, ठीक है। ये हो गया 40 और 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, हाँ ठीक है, ये सही चल रहा है, तो ये भी सही होगा। अब आते हैं फर्स्ट कंडेंसेट में टोटल प्रेशर की। तो फर्स्ट कंडेंसेट में टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डैश। पी नॉट ए कितना है 200, ये कितना है 80 अपॉन 260 प्लस पी नॉट बी कितना है 300 और ये कितना है 180 अपॉन 260, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर P आया था, कुछ आया था, वैल्यू आई थी 260 आ गई थी, यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू गड़बड़ आ रही है, वो देना बेटा। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये, अब इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, 200 इंटू 8 ये आ रहा है 61.53 प्लस ये आ रहा है 207.69 या 7 लिख सकते हैं, 207.69। अब इसको हमको 61.53 में जोड़ देना होगा। टू 69.22 आ रहा है। ये टोटल प्रेशर आ गया हमारा, पी डैश आ गया। फर्स्ट कंडेंसेट का हमारा, ठीक, 269.22, 270 भी मान के कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। चलिए अब हमारा वाई ए डैश क्या होगा, पी ए डैश अपॉन पी डैश, वो कितना है, पी ए डैश कितना है, पी ए डैश है पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश अपॉन पी डैश।
पी नॉट ए कितना है 200, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डैश कितना है 80/260 और ये हो गया टोटल प्रेशर 269.22। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया इसको, बड़ा ख़तरनाक है कैलकुलेशन, इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछता नहीं है आपको, लेकिन ये डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछता आप लोगों को, तो क्या करता है कि वो वाई ए वाई बी की इक्वेशन पूछता है, लेकिन मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके इसलिए बता दिया ताकि एक बार पूरा कैलकुलेशन करते समय आपको दिमाग में रहे कि ऐसे कैलकुलेट हो रहा है ये। तो अब जैसे हमारा 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 260 डिवाइडेड बाई 269.22, तो ये 0.23 आ गया, ये कितना आ गया 0.23। तो वाई बी डैश कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.23 बाई मोल फ्रैक्शन के लिए तो बड़े आराम से ऐसे कर सकते हैं, तो 23, तो ये कितना आ जाएगा 77.77। बात समझ में आ रही है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, वो मैं मान रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि सर कैलकुलेटर से कैलकुलेट, अरे सर को केमिस्ट्री समझाना है, सर को सुपरमैन नहीं बनना है कि सर आपके सामने सुपरमैन बन के दिखाए कि मैं कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता हूँ, ये सब नहीं करना है मुझे भाई, मैं भी तो इंसान हूँ ना, तो मुझे वैसे ही समझना है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो वाई ए आपने कितना निकाला था, वाई ए कितना है, वाई ए कितना है एक्स ए डैश है, और एक्स ए डैश कितना है, वाई ए कितना है 80/260, 80/260। तो वाई ए कितना हो गया 0.31 मान सकते हैं। वाई ए कितना है 0.31 और यहाँ पे वाई ए डैश कितना है 0.23। तो वाई ए डैश वाई ए से कम है, क्यों कम है, क्योंकि बी ज़्यादा वोलेटाइल है, ए कम वोलेटाइल है, तो ए धीरे धीरे हर कंडेंसेट में कम होता जाएगा। जैसे अभी पहले वाले में इतना था 0.33, दूसरे में 0.23 हो गया, तीसरे में और कम हो जाएगा, चौथे में और कम हो जाएगा। जैसे ये धीरे धीरे बी वाला क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ए वाला धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस तरीके से आप कई बार कंडेंसेशन कराने के बाद, कंडेंसेशन वेपराइजेशन की कंडीशन को काफ़ी बार रिपीट करने के बाद फाइनली आप बी को प्योर फॉर्म में पा सकते हैं, क्योंकि बी क्या है, ज़्यादा वोलेटाइल है। समझ पाए? तो इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बात करते हैं। तो देखिए, अब आपको ये बात जान लेनी है कि इन वेपर फेज मोर वोलाटाइल लिक्विड हैज हायर मोल फ्रैक्शन, ये पॉइंट आपको लिख लेना है कि मोर वोलाटाइल लिक्विड हैज हायर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोर वोलाटाइल लिक्विड having higher vapor pressure in pure form. More volatile liquid have
हायर मोल फ्रैक्शन इन वाइपर फेज, वाइपर फेज। अब चाहे वो वाई ए हो, वाई बी हो, वाई ए डैश हो, वाई बी डैश हो, चाहे जो भी हो, जो ज़्यादा वोलाटाइल, जैसे ए ज़्यादा वोलाटाइल है तो वाई ए ज़्यादा होगा, वाई ए डैश ज़्यादा होगा। अगर बी ज़्यादा वोलाटाइल है तो वाई बी ज़्यादा होगा, वाई बी डैश ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुत संभाल के करना है इसको। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास दो तरह का सॉल्यूशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन है और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, राउल्स लॉ को जैसे राउल्स लॉ बोलता है वैसे ही चलता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता, जैसे राउल्स लॉ बोलता है वैसे नहीं चलता, उससे कुछ अलग हो जाता है उसके अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में पहले आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ऐसा कब होता है, कैसे होता है। तो हम दो तरह के सॉल्यूशन पर आए, उससे पहले एक सॉल्यूशन बनाकर आपको दिखाएं। तो हमारा एक सॉल्यूशन, हमने ले लिया ये ए और ये ले लिया क्या, बी। ठीक है, अब यहां पर ये डैश 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 और ये वाइपर सरफेस पे, ये वाइपर ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसका जो वॉल्यूम है वो है V1। वी ए ले लेते हैं, वी ए ले लेते हैं। ठीक है, या V1 ही रहने देते हैं, ज़्यादा ठीक है, V1। यहाँ पर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम V2। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ए इंटरैक्शन है, ए और ए आपस में जुड़े हुए होंगे, चाहे जिस भी डायपोल डायपोल इंटरैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स, किसी भी तरीके से ये ए और ए आपस में चिपके होंगे लिक्विड फॉर्म में, ये ए और ए आपस में चिपके होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, बी इंटरैक्शन, बी इंटरैक्शन होगा। ठीक है, जब आप इसको मिलाएंगे, जब आप इसको मिलाएंगे मैंने एक ही तरह के पेन से बनाया है क्योंकि हमको फिलहाल दो अलग करके ये मामला जानना नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये ए था, ये बी था, और ये क्या है, ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो V3 है, वॉल्यूम क्या है, V3 है। यहाँ पर क्या है, ए बी इंटरैक्शन है, ए और बी के बीच में इंटरैक्शन है। तो अब देखिए क्या हुआ होगा, ध्यान से समझिएगा। ए अपनी जगह पे, एक ग्लास आपने ए ले लिया, एक ग्लास आपने बी ले लिया, ग्लास में ले लिया। तो ग्लास हमारे लिए आसानी से घर में मिल जाता है।
तो आपने दोनों को ले लिया और दोनों को लेकर दोनों को मिला दिया एक किसी बड़े बर्तन में जहाँ 2 गिलास आ सके, मिला दिया और ढक दिया। ये भी ढका हुआ था, ये भी ढका हुआ था, ये भी ढका हुआ, ठीक है। अब जब ए के बीच में इंटरेक्शन था और बी के बीच में इंटरेक्शन था और अब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है, तो पूरी प्रोसेस में हुआ क्या है? प्रोसेस में बच्चों ये हुआ है कि ए के बॉन्ड को तोड़ा गया है, बी के बॉन्ड को तोड़ा गया है ताकि ए और बी के बीच बॉन्ड को बनाया जा सके। भाई ये अब जैसे इन दोनों को मिलाए और अभी भी ए के बीच में इंटरेक्शन हो, बी के बीच में इंटरेक्शन हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि पानी के ऊपर ऑयल डाल दो, पानी और ऑयल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, ऑयल का ऑयल से ही इंटरेक्शन रहेगा, पानी का पानी से ही इंटरेक्शन रहेगा। ये बिल्कुल वैसा हो गया। लेकिन अगर ए और बी के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, इसका मतलब है कि ए का अब ए से इंटरेक्शन नहीं रह गया, बी का बी से इंटरेक्शन नहीं रह गया, ए बी का आपस में इंटरेक्शन हो गया। तो जब भी आप इंटरेक्शन तोड़ेंगे इसको ब्रेक करेंगे, इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे और यहां क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड, ये भी क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड। और यहां पर क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा, मतलब एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इन दोनों को मिलाने पर बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर 1 लीटर इसको लिए 1 लीटर इसको लिए तो ये कितना बना? तो आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है 2 लीटर बनेगा। 1 लीटर इसको 1 लीटर इसको, तो ये क्या बनेगा? 2 लीटर बनेगा, बिल्कुल। लेकिन अगर ये 2 लीटर बनता है, अगर ये 1 लीटर बनाने से 2 लीटर बनता है तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। ये कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। अगर 1 लीटर बनाने से मिलाने से ये 2 लीटर से थोड़ा कम बनता है तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर ये 2 लीटर से ज़्यादा बनता है तो भी ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो भी क्या है? ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखिए एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इसको तोड़ने में एनर्जी लगी, इसको तोड़ने में एनर्जी लगी। मान लीजिए एनर्जी को पैसे से समझ लेते कि इसको तोड़ने में 100 रुपया लगा, इसको तोड़ने में 100 रुपया लगा। इसको बनने पर 200 रुपया रिलीज हुआ। इसको तोड़ने पे 100 रुपया खर्च हुआ, इसके तोड़ने पे 100 रुपया खर्च हुआ, इसके तोड़ने पे 200 रुपये की आमदनी हुई। तो अब खर्चा और आमदनी बराबर हो गया भाई। 100 + 100 200, और यहाँ पर 200 आमदनी हुई, यहाँ पर 200 खर्च हुआ। खर्चा और आमदनी बराबर हो गया। इसका मतलब नेट जो था, नेट डेल्टा एच जो एनर्जी है, डेल्टा एच नेट जो मिक्सचर है, वो क्या हो गया? 0 हो गया। खर्चा और आमदनी बराबर हो गए। आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 रुपये खर्च कर दे रहे हैं, हम 200 रुपये कमा रहे हैं, 200 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ना खर्चा हुआ ना आमदनी हुई, कुल मिला जुला क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है, आमदनी कम हो जाती है, अगर दोनों बराबर रहते तो आइडियल सोल्यूशन है। मतलब खर्चा और आमदनी बराबर है तो क्या है? वो आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि खर्चा ज़्यादा है आमदनी कम है तो नॉन आइडियल है। अगर ऐसा है कि आमदनी ज़्यादा है खर्चा कम है तो भी नॉन आइडियल है। ये दोनों बातें को ध्यान में रखना है, और दोनों बातों को ध्यान में रख के अब हम आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें उससे पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। जैसे ये मिटाएं, क्योंकि मिटाएंगे तभी लिख पाएंगे। नहीं, आप तो ये बना लेंगे, आप बना लेंगे, हमेशा बनाकर तब जो है आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो है दिखेगी।
और जब आप क्या करते हैं कि आप लोगों में से बहुत लोग चालाक होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं चालाक और कुछ लोग होते हैं चर चालाक। हमारी बनारसी लैंग्वेज में बोला जाता है चर चालाक। चर चालाक कौन होते हैं? वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। स्क्रीनशॉट खींच के वो ये सोचते हैं कि हम नोट्स बाद में बना लेंगे। बिल्कुल सही। लेकिन स्क्रीनशॉट तो अंदर गैलरी में चला गया और इस समय ये वीडियो चल रहा है, तो वो स्क्रीनशॉट दिख नहीं रहा होगा, तो वो जो है नोट्स से तुम्हें दिखेगा कैसे? तो इसलिए चालाक और चर चालाक में थोड़ा अंतर होता है। चालाक बच्चा ठीक है, रोक लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाया, ये होता है चालाक। एक होता है चर चालाक, वो स्क्रीनशॉट खींचता है बहुत तेज़ी से जो है। अरे कभी कभी मैं तो अपनी कोचिंग वाले में जब पढ़ा रहा था, ओरिजिन्स वाले में पढ़ा रहा था, तो उन्होंने तो खैर अब नौकरी से ही निकाल दिया उड़ान के चक्कर में कि भाई उड़ान, एक तो उड़ान ने पैसा नहीं दिया, ऊपर से इन लोगों ने भी जो है निकाल दिया, और मैं तो दोनों तरफ से निकल गया। तो खैर ठीक है, आप लोगों का साथ है। अब इसमें क्या है कि जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग मिलता है। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? V3 माइनस V1 प्लस V2। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है कि V3 माइनस V1 प्लस V2 है। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? तो डेल्टा एच मिक्सिंग है, बट फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो डेल्टा एच ए बी माइनस डेल्टा एच ए प्लस डेल्टा एच बी, ये कर दिया। ये क्या बोलेंगे भाई? डेल्टा एच ए बी क्या है? वो तो सॉल्यूशन का जो फॉर्मेशन करने पर रिलीज हुआ है, तो वह यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा एच को नेगेटिव में लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, इसको पॉजिटिव में लिखेंगे, क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। तीसरा डेल्टा जी मिक्सिंग। ये क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी है। तो फ्री एनर्जी चेंज, तो फ्री एनर्जी चेंज अगर आपका सॉल्यूशन बना है तो इसका मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये होता है ऑलवेज नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आइडियल नॉन आइडियल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव होगा। अभी इनके बारे में तो बात करेंगे कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है, लेकिन ये हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे सॉल्यूशन कोई भी हो। डेल्टा एस मिक्सिंग, ये क्या है? एंट्रोपी है। ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये एंट्रोपी है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये चेंज इन वॉल्यूम, और ये चेंज इन क्या हो गया? एंथैल्पी। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम
आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन जब क्या हो कि इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड इंटरेक्शन बिटवीन बी, interaction between AA and interaction between BB are similar to interaction between AB. Interaction between AB similar, ना तो उससे stronger हो ना तो उससे weaker हो, similar, then solution will be ideal. If interaction between AA and BB and interaction between BB, ऐसे लिख सकते हैं, and interaction between BB is same as interaction between AB, then solution will be ideal. सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल होगा। तो सॉल्यूशन आइडियल होगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन होगा तो उसमें पहला केस डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 के बराबर होगा। मतलब 1-1 लीटर आपने जोड़ा तो वो 2 लीटर के बराबर होगा। तो वो क्या होगा? ऐसे हो गया। दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग, ये भी 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज डेल्टा HAB डेल्टा HA प्लस डेल्टा HB के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ने पर इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो। जो रिलीज का मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड के मैग्नीट्यूड के क्या हो? बराबर हो, तो वो बोला जाएगा डेल्टा H मिक्सिंग क्या है? 0 है। अच्छा, C लिखना चाहिए, B लिखना चाहिए, ठीक है। डेल्टा G मिक्सिंग ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा S मिक्सिंग ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव। PA इज इक्वल टू क्या होगा? P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। PB इज इक्वल टू क्या होगा? P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। एंड P इज इक्वल टू क्या होगा? P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक है। दैट मीन्स आइडियल सॉल्यूशन फॉलो द राउल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन obey the Raoult's law. Obey the Raoult's law, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है? राउल्स लॉ को ओबे करता है, राउल्स लॉ को फॉलो करता है। ये पूरा प्रोसेस याद रखेंगे आप कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये तो 5 पॉइंट थे इसके, राउल्स लॉ को ओबे करता है। लेकिन एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं कि कैसे एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। तो जब सॉल्यूशन
in which both the एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, solution in which both the component have नियरली सेम, इसलिए क्योंकि सेम तो कभी नहीं होता। आप बेंजीन और टॉल्यूइन मिलाओगे तो आइडियल सोल्यूशन बनता है, लेकिन हम ये बेंजीन मिलाओगे तभी एकदम सेम बनेगा। बेंजीन टॉल्यूइन में सेम तो नहीं हो सकता, तो नियरली सेम बोल रहे हैं कि बोथ द कंपोनेंट हैव नियरली सेम इंटरैक्शन। अब चाहे वो इंटरैक्शन कैसा हो, डायपोल हो और वंडर वॉल फोर्स हो और हाइड्रोजन बॉन्ड हो, जो भी हो सब में एक जैसा हो। तो सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट हैव नियरली सेम इंटरैक्शन कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, अब जैसे एग्जाम्पल कि क्या आइडियल सॉल्यूशन हो सकता है, तो C6H6 एंड C7H8 ये क्या है, बेंजीन एंड टॉल्यूइन है। ये क्या है, बेंजीन एंड टॉल्यूइन है। CH3OH एंड CH3CH2OH ये क्या है, मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल। C2H5Cl एंड C3H7Cl ये क्या है, क्लोरोइथेन है, ये क्लोरोप्रोपेन है। तो ये इस तरह के जो है इंटरेक्शन, ये सब क्या कहले जाते हैं, ये दोनों में एक ही टाइप का इंटरेक्शन है, तो ये एक तरह बोला जाता है, ये आइडियल सॉल्यूशन माने जाते हैं। ठीक है, एक तरह का इंटरेक्शन नहीं, इनका मॉलिक्यूलर साइज भी लगभग बराबर होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। बस सेम तो हो नहीं सकता, पर आसपास हो सकता है, आसपास होगा तभी इसको माना जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये आइडियल सॉल्यूशन था। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, मिटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आइडियल सॉल्यूशन होता है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन हम ऐसे ही बनाते हैं इसको। ये P0 A हो गया हमारा, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या है, 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है, 0 है। यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या है, 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या है, 1 है। तो यहाँ पर P0 B हो गया, और ये क्या हो गया, ये P है, ये PA प्लस PB है। ठीक है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ ऐसे ही बनता है, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं कि इसकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड BB is not equal to
इंटरैक्शन बिटवीन ए बी, मतलब ए के बीच में जो इंटरैक्शन है, बी के बीच में जो इंटरैक्शन है, वो ए बी के बीच में इंटरैक्शन के जैसा नहीं है। अब ज़्यादा भी हो सकता है, स्ट्रांगर भी हो सकता है, वीकर भी हो सकता है। तो उसके दो केस हो जाएंगे कि नॉन आइडियल में दो डेविएशन होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। ज़्यादा है कि कम है, इसी बात पर हम उसको डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर जो वी डेल्टा वी मिक्सर है वो जीरो नहीं है, डेल्टा एच मिक्सिंग ये भी जीरो नहीं है, डेल्टा जी मिक्सिंग ये क्या है, ऑलवेज नेगेटिव है, डेल्टा एस मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव है। भाई हमने बात कर ली थी। तो पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। एंड पी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मीनिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन not obey the Raoult's law, not obey the Raoult's law, but it obey the Dalton's law of पार्शियल प्रेशर। मतलब P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा। पर जब अभी तो पी ए क्लियर ही नहीं है कितना है, पी बी क्लियर ही नहीं कितना है, P क्लियर ही नहीं कितना है, तो ये तो देखना पड़ेगा कि भाई पी ए ज़्यादा है कि कम है। लेकिन इतना आप ध्यान रखेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सर जीरो नहीं होता, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच मिक्सर जीरो नहीं होता, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी और डेल्टा एस हमेशा ही वही रहेंगे, डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए ये राउल्ट्स लॉ से जो भी फॉर्मूले बने हैं वो सब के सब यहाँ पर इनवैलिड हो जाते हैं। लेकिन डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हर जगह पे वैलिड करता है। जब हम बोलते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर एक, अगर छोटे छोटे 10 टुकड़े लेकर सबके मास को जोड़े तो पूरे सिस्टम का मास निकल जाएगा, तो वो या सब पूरे सिस्टम का प्रेशर निकल जाएगा, तो वो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम चलेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो पार्ट की। एक होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और दूसरा होगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, या पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और दूसरा है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। क्योंकि एक ही बात है, चाहे राउल्ट्स लॉ बोलिए चाहे आइडियल बिहेवियर बोलिए, जो भी राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो अब इन पे जो है बात करेंगे, इनको कैसे सीखना है ये समझेंगे, इनके एग्जाम्पल कैसे निकालने हैं ये समझेंगे। एग्जाम्पल हम लोग कोशिश करेंगे कि याद कर ले, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा लिखाया हुआ एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस तरह के एग्जाम्पल लिए जाते हैं और ये एग्जाम्पल बनाया कैसे जा रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।